इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए मैथ की बुक को कंप्लीट करा रही हूँ और उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 आपका कंप्लीट हो चुका है और हर एक यूनिट के लास्ट में जो एक्सरसाइज हर एक यूनिट के लास्ट में दिया गया है, उसे भी मैं सॉल्व करा रही हूँ। आप अगर वीडियो सारी देख रहे होंगे तो आप जानते होंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक? तो आप पिछली वीडियो में मैं यूनिट 5 का जो भी एक्सरसाइज था उसे मैं करा दी थी, आप उसे किए थे और नेक्स्ट हम आज यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे, ठीक? देखिए यूनिट 6 हमारा क्या कह रहा है, यूनिट 6 में स्क्रॉल कर लूँ। देखिए यूनिट 6 क्या कहता है कि भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ एवं लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्ती की अवधारणा। 5वां में हमने क्या सीखा था, यूनिट 5 में अपवर्तक अपवर्ती सीखा था, समापवर्तक सीखा था, समापवर्ती सीखा था। लेकिन इसमें मैं बताऊंगी आपको लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक क्या होता है। महत्तम समापवर्तक मैं बताई थी आप लोगों को, अगर आप ये वीडियो देखे हैं तो जानते होंगे, लेकिन मैं फिर से बताऊंगी। इसमें इस यूनिट में अगर दिया है तो सारी चीजें हम सीखेंगे और इस लास्ट में जो इसके लास्ट में एक्सरसाइज दिया गया रहेगा उसे भी हम सॉल्व करेंगे, ओके? जिससे आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपके एग्जाम टाइम बहुत इजी तरीके से अगर आप रिविजन कर लेते हैं तो एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ओके? चलिए तब देखते हैं क्या होता है यूनिट 6 वाला। यूनिट 6 देखते हैं। यूनिट देखिए हमारा यूनिट 6 है। यूनिट 6 अभी मैं जो बताई हूँ भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ समझेंगे। देखिए इसमें लिखा भी है कि इस में हम अध्याय में हम क्या क्या जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ समझेंगे, अभाज्य गुणनखंड समझेंगे क्या होता है, समापवर्तक समझेंगे, महत्तम समापवर्तक समझेंगे, समापवर्ती समझेंगे, लघुत्तम समापवर्ती समझेंगे। और ये देखिए मासा जो महत्तम समापवर्तक यहाँ पे लिखा है ना, इसको हम ना शॉर्ट में, ओके, शॉर्ट में मासा भी कहते हैं, ठीक? और इंग्लिश में आप बोलना चाहें तो HCF बोल सकते हैं, ठीक? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का पूरा नाम होता है, ओके? और लसा जो लघुत्तम समापवर्त लिखा है ना, इसी को हम शॉर्ट में लसा कहते हैं, ठीक? लसा बोलिए या इंग्लिश में बोलना चाहें तो एलसीएम बोलिए। एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ओके? चलिए ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में इस यूनिट में सीखेंगे, क्या चीजें क्या होती हैं, ओके? देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग क्या कहता है, भाज्य तथा अभाज्य संख्या है। तो पहले हम भाज्य और अभाज्य संख्याएं समझेंगे क्या होता है। तो अपवर्तक तो आप जान ही गए थे, किसी भी संख्या का अपवर्तक क्या होता है, उस संख्या के बराबर या उस संख्या से छोटा होता है, ठीक? अपवर्तक ध्यान रहे किसी भी, और उस संख्या को पूरी तरह से काट देना चाहिए। जैसे अगर हम देखें एक का अपवर्तक, तो एक, दो का अपवर्तक की पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ आपको, एक हो गया, दो हो गया, मतलब कि देखिए किसी भी संख्या का अपवर्तक उसी संख्या से छोटा या बराबर या और उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित करने वाला होना चाहिए, ओके? चलिए तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। 18 का जैसे 18 किस किस से विभाजित हो जाएगा, तो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से, 9 से और 18 से, ओके? अब इसी से देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका अपवर्तक केवल एक संख्या है, ठीक? मतलब आपको संख्या बताना है जिसका अपवर्तक क्या होता है, केवल एक होता है। तो आप यहाँ पे यार तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए एक ही एक ऐसा संख्या है जिसका अपवर्तक देखिए केवल एक है, केवल एक है ना? तो यहाँ पे आप बता देंगे कि एक क्या है, एक होता है, ठीक? आंसर देखिए यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे लिखा भी होगा, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा है निष्कर्ष में, इस निष्कर्ष ये वाला बना है ना, ये वाला देखिए मैं निष्कर्ष एक बार, हाँ ये निष्कर्ष लिखा है ना, इसी निष्कर्ष में जो पहला है ना, इस क्वेश्चन का आंसर है इसका। तो देखिए क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्या एक का केवल एकमात्र अपवर्तक स्वयं एक है, ठीक? तो इसका आंसर ये हो गया, ओके? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका दूसरा वाला, किन संख्याओं के दो अपवर्तक हैं। मतलब कौन कौन सी संख्या है जिस केवल दो संख्याओं से ही विभाजित होती है, उसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, क्यों? तो कौन कौन सी संख्या है जो केवल दो संख्याओं से विभाजित होती है। तो दो हो गया, देखिए दो किससे विभाजित होगा, एक से होगा और एक खुद से, दो से होगा, ठीक? नेक्स्ट क्या है, तीन। तीन भी आप देखिएगा एक से विभाजित होगा और तीन से विभाजित होगा, ठीक? मतलब हमको क्या बताना है, सिर्फ दो अंकों से ही, दो संख्याओं से विभाजित हो वो संख्या बताना है। आपका पांच हो गया, पांच भी क्या है, एक से विभाजित होगा और
5 से विभाजित होगा। ऐसे ही 7 हो गया, आपका क्या हो गया 11 हो गया, देन आपका क्या हो गया 13 हो गया। ऐसे ही बहुत सारी संख्या आपको ऐसे मिलेंगी जो केवल 2 अंकों से विभाजित होती हैं। तो ध्यान दें इस आप मैं एक पॉइंट बता रही हूँ उसको पॉइंट कर लीजिएगा अपने नोट्स में कि ऐसी संख्याएँ जो केवल 2 अंकों से विभाजित होती हैं, कौन-कौन से? एक से तो सारी संख्या विभाजित होती हैं और एक खुद से। उसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक? अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि ऐसी संख्याएँ जो केवल 2 संख्याओं से ही विभाजित होती हैं, एक से और दूसरा खुद से, ठीक? ऐसी संख्याओं को हम प्राइम संख्याएँ कहते हैं, अभाज्य संख्याएँ हिंदी में अभाज्य संख्याएँ कहते हैं, ठीक? ठीक हो गया? और देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ नोट नोट करिएगा कि अगर पूछा जाए आपसे सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? तो आप देख रहे होंगे सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? 2 ही ना है? 1 तो होगा नहीं। अब 1 देखेंगे आप एक एक ऐसा नंबर है जो केवल 1 से विभाजित होगा मतलब 1 ही से विभाजित होगा। 2 नंबर से तो विभाजित होगा नहीं और हम क्या सीखे हैं जो 2 नंबर से विभाजित होता है, ना 2 से कम ना 2 से अधिक, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा अगर अभाज्य संख्या पूछा जाए तो 2 होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा इसे नोट नोट करिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा गया सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या सम तो क्या कहेंगे 2 लेकिन अगर आपसे पूछ लिया गया सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या ध्यान रहे विषम अभाज्य संख्या तो छोटा तो पूछा है तो छोटा तो 2 है लेकिन विषम पूछा है ना लेकिन आप जानते हैं विषम 2 है क्या नहीं 2 क्या है सम है विषम अगर पूछेगा तो क्या होगा 3 तो सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 3 है और सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या 2 है और अगर पूछा जाए सबसे छोटा अभाज्य संख्या तो 2 है ओके डन यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिखिए मैं उसका आपके डाउट को सॉल्व करूंगी ओके नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका किन संख्याओं के अपवर्तक 2 से अधिक हैं तो भाई 2 से अधिक तो अभाज्य संख्या हटा देंगे तो हमको अपने आप 2 से अधिक अभाज्य संख्या मिल जाएगी एक तो है नहीं 2 भी नहीं है 2 अभाज्य संख्या है मतलब 2 ही संख्या ऐसे करता है 3 हो गया 4 4 आपका हो गया 2 से अधिक अपवर्तक है देखिए 1 है 2 है और 4 है 3 हुआ ना 2 से अधिक बताना है ना अपवर्तक और कौन सा हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा 6 भी 6 के अपवर्तक कौन-कौन से होते हैं 1 हो गया 3 हो गया 2 हो गया तो देखिए इसके भी 3 अपवर्तक है 6 के इसके भी आपके 1 था 2 था और 4 था और ध्यान दें इसमें 6 भी होगा 6 भी क्योंकि खुद भी नंबर्स क्या होता है अपवर्तक होता है तो देखिए 2 से अधिक है ना तो वही 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया और 9 हो गया ध्यान रहे 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं है ठीक विषम संख्या बोलेंगे लेकिन अभाज्य नहीं क्योंकि अभाज्य आपका एक 9 है 1 से भी विभाजित हो जाएगा 3 से भी विभाजित हो जाएगा और 9 से भी विभाजित हो जाएगा और हम क्या सीखे हैं जिस संख्या के केवल 2 अपवर्तक होते हैं सिर्फ वही संख्याएं ही अभाज्य होती है सो आपका 9 अभाज्य संख्या नहीं है तो ये सब क्या है 9 से अधिक अभाज्य संख्या है आपका 10 हो गया 12 हो गया तो ये आप लिख लीजिएगा बहुत सारे ऐसे ऐसे करते करते इनफाइनाइट हो जाएगा ओके समझ में आया चलिए तो इसी का निष्कर्ष जो लिखा है ना इसी सारे का क्वेश्चन का आंसर लिखा है ओके इसी सारे क्वेश्चन का आंसर लिखा है आप देख लीजिए देखिए प्राकृतिक संख्या एक का केवल एकमात्र अपवर्तक स्वयं एक है 2 3 11 13 के केवल 2 भिन्न अपवर्तक है ठीक एक तथा वह स्वयं संख्या स्वयं है तो जो भी मैं बताई हूँ वही सारी चीजें हैं अपनी भाषा में लिखा है आपको मैं जो बताई हूँ वो चीजें समझ देखिए पूछे किन संख्या के अपवर्तक 2 से अधिक है तो 4 9 18 ये बस इतना लिखा है 2 से अधिक भिन्न अपवर्तक है ठीक ओके नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पे अभी मैं जो कंक्लूजन आपका बताई हूँ वही चीज लिखा है बॉक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए क्या लिखा है वे संख्याएं जिनके केवल 2 भिन्न अपवर्तक एक तथा स्वयं वह संख्या होता है अभाज्य संख्या कहलाता है तभी हम बताइए ना भाज्य संख्या तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है वे संख्याएं जिसकी 2 से अधिक भिन्न अपवर्तक होते हैं वे भाज्य संख्या कहलाती है तो हेडिंग लगा लीजिएगा भाज्य संख्या और क्या लिखेंगे जिनके 2 से अधिक भिन्न अपवर्तक होते हैं वे भाज्य होती हैं और जिनके केवल 2 भिन्न अपवर्तक होते हैं वे
अभाज्य होती हैं और 2 बिना पूर्णतः कौन-कौन से होने चाहिए? 1 और वह स्वयं संख्या, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? प्राकृतिक संख्या 1 न तो भाज्य है और न अभाज्य। ध्यान रहे, कई बार आपसे पूछा जाता है कि एक कैसी संख्या है और दे देगा भाज्य है, सेकेंड ऑप्शन रहेगा अभाज्य है, थर्ड रहेगा कि दोनों, फोर्थ रहेगा कोई नहीं है। तो आप ध्यान रहे लगाइएगा कोई नहीं, एक नहीं भाज्य है और नहीं अभाज्य। बहुत लोग क्या करते हैं हम कि दिमाग में आएगा, अरे हाँ मैं आप पढ़ा था कि सबसे छोटा अभाज्य 2 होता है, यानी एक आपका क्या हो जाएगा भाज्य, जो कि गलत है। आपका एक है, न कि भाज्य है और न ही अभाज्य। इसको पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो ये भी अभी मैं बताई हूँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, इसको मैं इरेज करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट अब क्या कह रहा है कि कुछ प्रशिक्षुओं को निर्देशित करें कि 50 तक की भाज्य तथा भाज्य संख्याएं लिखिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको कोई प्रश्न का क्या करना है, आप पढ़ रहे होंगे तो इसे समझ रहे होंगे कि आपको 50 तक भाज्य तथा भाज्य बताना है कि कौन सा भाज्य है कौन अभाज्य है। उसमें से कुछ प्रश्न दिए हैं, आपको इसे सॉल्व करना है, तो इसे मैं सॉल्व करा देती हूँ, ओके। इस प्रश्न को क्या कहते हैं हम, पहले मैं इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर लूँ। देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला, सबसे छोटी आबादी। देखिए कितना अच्छा बुक में है ना कि आपका कॉन्सेप्ट भी है, साथ ही साथ क्वेश्चन भी दिए रह रहे हैं, आप जिससे आपका माइंड क्या होगा, बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा और आप अच्छे से चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे कि हाँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ओके, इससे रिलेटेड। तो बहुत ही अच्छा ये चीज़ें आपको दिया है बुक में और सारी चीज़ें मैं लाइन बाय लाइन आपको करा रही हूँ। सो प्लीज़ अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि और लोग को भी इसका फायदा मिल सके। बहुत सारे लोग हैं कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं और मैथ उनका वीक रह रहा है, और एक बहुत लोग क्या होते हैं सारे सब्जेक्ट तो स्ट्रांग है लेकिन मैथ उनका वीक होता है क्योंकि वो अलग स्ट्रीम से होते हैं। अब मैथ के लिए आप क्यों भाई इतना पैसा लगा के हम क्या करें, कोर्स खरीदे, और कोर्स खरीदेंगे भी तो बहुत ही आपका 1 घंटा कैसे भी करके 6 महीने, आप जानते हैं एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, तो कैसे भी करके आपको 6 महीने वो निकालेंगे। धीरे-धीरे कैसे भी करके वो 6 महीना बिताएँगे। आपको क्या करना है, डीएलएड क्वालीफाई करना है, अच्छे बस परसेंटेज लाने हैं, मेन आपका क्या है सीटेट है, ठीक? डीएलएड हाँ, आप कोशिश करिए, आप पढ़ रहे हैं तो अच्छा नंबर लाइए, लेकिन मेन आपका सीटेट है, ओके? तो सीटेट पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप देखिए रूल बन गया है ना कि अगर आप पहले सेमेस्टर में भी हैं तो आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहले नियम नहीं था, पहले था कि आप चारों सेमेस्टर पढ़ लेते हैं तब आप सीटेट क्वालीफाई करेंगे। देन आपका ये आया रूल कि अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तब आप सीटेट का फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन अब क्या है, अगर आप पहले सेमेस्टर में भी हैं तो सीटेट आप डाल सकते हैं। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि आप 2 साल बिताने के बाद सीटेट का तैयारी करेंगे, और सोचिए अगर डीएलएड 2 साल करने के बाद अगर सीटेट करते हैं, उसका तैयारी करते हैं और टीचर की वैकेंसी आ जाती है, तो क्या आप टीचर वाला वो सीट भर पाएँगे क्या? फॉर्म फिल अप कर पाएँगे? बिल्कुल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपका सीटेट ही नहीं क्वालीफाई रहेगा। तो कोशिश करिए इस 2 साल में ही जितनी जल्दी हो सके आप सीटेट क्वालीफाई करिए, ओके? सीटेट पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए, ठीक? और इसको जैसे आप 2 साल डीएलएड का आप फाइनल करेंगे और सीटेट भी आपका क्वालीफाई रहेगा, देन आपके जब भी आपका टीचर का कोई भी वैकेंसी आता है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ओके? तो आपका पूरा फोकस सीटेट पे होना चाहिए, और पहला सेमेस्टर आपका ईज़ी भी होता है, तो ध्यान रहे आप इसी पहले सेमेस्टर में भी सीटेट का तैयारी करें। और ये जो डीएलएड का सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, वो आप सारे कॉन्सेप्ट हो सके आप ऐसा पढ़िए कि कम समय में ही पूरी चीज़ें कवर हो सके। ये नहीं कि कोई कोर्स लेके आप पढ़ रहे हैं और वो आपको 6 महीना कैसे भी करके खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, ऐसा नहीं। आप मेन पॉइंट पढ़िए, आपको मतलब डीएलएड अच्छे नंबर से पास होना है। मेन आपको कहीं भी ये नहीं पूछा जाता है कि डीएलएड में इस सेमेस्टर में कितने आपके परसेंटेज थे। मेन आपका सीटेट क्वालीफाई हो और आप बीटीसी किए हैं तो टीचर का फॉर्म फिल कर सकते हो, ओके। चलिए ठीक है तब। इस चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब ये नहीं कि बस आप सिलेबस का ही पढ़ते जाए और ये सारी चीज़ें मालूम नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे पहला क्या कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन-सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम सीख लिए कौन-सी है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समअभाज्य संख्या कौन-सी है? तो आप खुद से बताइएगा थोड़ा। तो बताइए जल्दी से इसका क्या होगा?
सम अभाज्य संख्या मैं बता चुकी हूँ, आप लोग को अभी जस्ट ऊपर बताई हूँ, सम अभाज्य संख्या कौन-सी है? तो ध्यान रहे छोटा तो पूछा नहीं है, तो छोटा नहीं पूछा है तो इस चीज़ ध्यान रखिएगा। हमारी जितनी भी अभाज्य संख्याएँ होती हैं ना, जितनी भी अनंत तक होती हैं, 2, 3, 5, 13, 11 ऐसे करके अनंत तक होंगी, बहुत सारी होंगी। तो इस चीज़ में ध्यान रखिएगा कभी भी जितनी भी अभाज्य संख्या है, सारी की सारी विषम होती हैं। ये हम नहीं कह सकते कि सारी की सारी विषम संख्या अभाज्य संख्या है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि सारी की सारी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती हैं, लेकिन केवल 2 को छोड़ के। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। सारी की सारी अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं? विषम संख्याएँ होती हैं, लेकिन 2 को छोड़ के 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम होता है। ठीक? क्या होता है? सम होता है। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और यहाँ पे क्या पूछा है समअभाज्य संख्या कौन-सी है? तो ये नहीं ध्यान में रखिएगा कि छोटा नहीं पूछा तो 2 होगा और क्या होगा देखते जाएँ, नहीं आपको देखना है क्योंकि सारी की सारी विषम ही है, आपको सम पूछा है तो केवल 2 होगा, ओके? आपको गेम को क्या पूछा है विषम अभाज्य संख्या कौन-सी है? तो ध्यान रहे छोटा तो पूछा नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा 3, 5, 11 देन उसके बाद कितनी जितनी भी है ना सारी की सारी 7 तो देखिए बीच में 7 छूट गया 7 ये सब की सब क्या है अभाज्य संख्या है और विषम है ओके तो ये सारा अनंत तक आपका जाएगा देन आपका क्या कह रहा है इरेज कर दूं मैं पहले सारा सभी भाज्य संख्याएं लिखिए तो सभी भाज्य संख्याएं लिखना है आपको तो कौन कौन सी है भाज्य सभी भाज्य संख्या एक तो आपका भाज्य भी नहीं है अभाज्य भी नहीं है दो स्टार्ट यही से ना करेंगे स्टार्टिंग से तो दो आपका भाज्य है तीन भी अभाज्य है चार आपका भाज्य है फिर देन आपका छह भी भाज्य है देन आपका आठ भाज्य है देन आपका नौ भाज्य है 10 भाज्य है ध्यान रहे विषम और भाज्य अभाज्य में अंतर समझिएगा तो ये सारी चीज़ें 10 लिख दी हैं, फिर ऐसे ही कस करके आप लिखते जाइएगा, सारी चीज़ें हैं, ओके। और देखिए स्क्रॉल हो गया और मैं ठीक? तो ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा। हाँ, एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक और पॉइंट लिखिएगा, ये नहीं दिया है इसमें। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन-सी है? ध्यान रहे अभाज्य नहीं, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन-सी है? तो आप क्या बताएँगे 4 नहीं 1, नहीं 2, नहीं 3 क्या 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 देखिए मैं चीज़ें बार-बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपके माइंड में सेट कर लीजिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए तो सबसे छोटी भाज्य ध्यान रहे भाज्य पूछा है यानी 4 भाज्य से ही समझ में आ जाना चाहिए कि विभाजित हो जाए, ठीक? विभाजित हो जाए किससे 2 या 2 से अधिक नंबर से, 2 से अधिक नंबर से, ठीक? 4 क्या है 1 से विभाजित हो जा रहा है, 2 से विभाजित हो जा रहा है, 4 से भी, ठीक? तो इस पॉइंट कर लीजिएगा, इसका आंसर आपका क्या होगा ये चीज़ होगा और जो मैं बताई हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा ओके। तो आज के लिए इतना ही और आगे जो आपका हिस्सा भाज्य संख्या क्या होता है हम आगे वीडियो में आपको बताएँगे क्या होता है और आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो स्किप मत करिएगा सारी चीज़ें मैं आपको बताने के बाद आपको ये देखिए पहले मैं इसको इरेज़ कर लूँ ये सारे इरेज़ करने लेती हूँ हाँ। मैं आपको उसके बाद ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे इस सब पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं देखिए इस यूनिट में बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। ठीक देन आपका देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है उस एक्सरसाइज को करेंगे तो अभी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है पहले हम इस सब सारी चीजें पढ़ने के बाद तब हम आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलेंगे तब आप कर सकते हैं अभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं हुआ होगा और आपका देन आपका यूनिट 7 स्टार्ट किया जाएगा तब आपका परसेंटेज स्टार्ट होगा और एक चीज आप पढ़ लेंगे परसेंटेज जो कि आपका कंपटीशन में भी पूछा जाता है तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा तो पहले चलिए अभी यूनिट 6 खत्म करते हैं तो ठीक है तब आज के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में